आज के इस नए डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, उसने तो सच में मेरे दिमाग में छपी एक पूरी की पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ, मतलब हम अक्सर जब किसी राज्य या किसी जगह के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक 2D मैप या कहें कि एक समतल नक्शा आता है ना। सही बात है। बस कुछ लकीरें और सीमाएं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो नोट्स है और जो रिसर्च है, जो कि मुख्य रूप से 15 नवंबर 2023 को भूगोल अध्ययन केंद्र द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर आधारित है। हाँ, उसका शीर्षक है झारखंड एक त्रि-आयामी भौगोलिक अध्ययन। एग्जैक्टली। और इसे गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये जगह कोई साधारण समतल मैदान नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा 3D ब्लूप्रिंट है, एकदम किसी लेयर केक की तरह, जहां एक के ऊपर एक प्राकृतिक परतें रखी हुई हैं। एक के ऊपर एक परतें। ये 3D नजरिए से भूगोल को समझना वाकई एक बहुत ही शानदार अप्रोच है ना। और आज हमारा इस डीप डाइव का मिशन भी यही है कि हम एकदम बेसमेंट यानी जमीन की गहराइयों से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक विजुअल यात्रा करते हुए वहां तक पहुंचें जहां घने जंगल, नदियां और जंगली जानवर बसते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हम सतह के नीचे झांकते हैं ना, तो पता चलता है कि जो कुछ भी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी नदी का बहाव हो, मिट्टी का रंग हो या फिर किसी खास तरह के जंगल का पनपना हो, वो सब कुछ उस जगह के प्राचीन भूगर्भ से तय होता है। मतलब अतीत भविष्य तय कर रहा है। एकदम सही। करोड़ों साल पुरानी चट्टानें आज के पारिस्थितिकी तंत्र का रूप लिख रही हैं। पत्थर, पानी और जीवन, ये तीनों एक दूसरे से इस तरह गुथे हुए हैं कि आप उन्हें अलग करके समझ ही नहीं सकते। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। तो चलिए फिर इस इमारत की नींव से ही शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, चलिए बेसमेंट में चलते हैं। हाँ, तो अगर हम सबसे निचली परत यानी जियोलॉजी या भूगर्भ की बात करें, तो ये नींव बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। डेटा बताता है कि राज्य का लगभग 90% हिस्सा आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से बना है। आर्कियन एंड धारवाड़। हाँ, अब जियोलॉजी की दुनिया में ये नाम सुनने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन अगर मैं सही समझ रही हूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम पृथ्वी के इतिहास की कुछ सबसे शुरुआती और सबसे पुरानी चट्टानों की बात कर रहे हैं। एकदम सटीक। जब हम आर्कियन कहते हैं तो हम सचमुच उस समय की बात करें जब हमारी पृथ्वी अपनी बाल्यावस्था में थी। मतलब अरबों साल पहले की बात। बिल्कुल, अरबों साल पहले। और चूंकि 90% हिस्सा इन प्राचीन चट्टानों से बना है, इसीलिए पूरा क्षेत्र धात्विक खनिजों का एक बहुत बड़ा खजाना है। ओहो, तो जो कोल्हान के इलाके में लौह अयस्क या आयरन ओर के इतने विशाल भंडार हैं। हाँ, वो रातों रात नहीं बने हैं। हाँ, वो इन्हीं अरबों साल पुरानी चट्टानों की देन है। क्या बात है। खनिजों की बात हो ही रही है तो कोयले को तो हम भूल ही नहीं सकते। दस्तावेज में जिक्र है कि आर्कियन चट्टानों के अलावा यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी हैं। गोंडवाना चट्टानें जो असल में कोयले के भंडार का मुख्य स्रोत हैं। पूरा का पूरा कोयला बेल्ट इन्हीं पर टिका है। और अगर हम एकदम नई मिट्टी या नवीनतम निक्षेप की बात करें तो क्वाटरनरी परत का जिक्र आता है। हाँ, क्वाटरनरी जो मुख्य रूप से सोन, स्वर्णरेखा और राजमहल की नदी घाटियों में मिलती है। मतलब ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई एकदम फ्रेश जलोढ़ मिट्टी है। तो ये तो हो गया बेसमेंट। बिल्कुल, ये हमारी जमीन के अंदर की बात हो गई। लेकिन जब हम इन चट्टानों से ऊपर सतह की तरफ आते हैं तो हमें वो लेयर केक वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसका आपने अभी जिक्र किया था। सीढ़ीनुमा पठार। हाँ, ये पूरा राज्य एक के बाद एक चढ़ने वाली सीढ़ियों या सीढ़ीनुमा पठारों का समूह है। और दिलचस्प बात यह है कि इस सीढ़ीनुमा आकार को बनने में लाखों साल लगे हैं। जियोलॉजी में से ओलिगोसीन से लेकर प्लीस्टोसीन युग तक का सफर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई एक झटके में हुआ बदलाव नहीं था। एकदम नहीं। ये एक बहुत ही धीमी और लंबी प्रक्रिया थी। पृथ्वी के अंदर की हलचलों ने इस भूभाग को समय समय पर 3 अलग-अलग चरणों में ऊपर की तरफ धकेला। 3 चरणों में? हाँ, और इसी वजह से हमें यहाँ अलग-अलग ऊंचाइयों वाले पठार देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इन सीढ़ियों में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़े हों तो वो पाट क्षेत्र होगा। हाँ। मुझे बताया गया है कि पाट का स्थानीय मतलब ही समतल जमीन होता है। बिल्कुल सही, पाट रीजन। ये पूरे राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर के आसपास है। और ये इलाका अपने बॉक्साइट के भंडारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बॉक्साइट के लिए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लोकल टर्मिनोलॉजी भी है। हाँ, मैं वही बताने वाली थी।
इस पठार के ऊपरी हिस्से को टाण कहते हैं। हाँ, ताड़। और जो हिस्सा थोड़ा नीचे की तरफ होता है उसे दोन कहा जाता है। हाँ। और यहाँ की चोटियां तो सच में कमाल की हैं, जैसे नेतरहाट की चोटी 1180 मीटर। हाँ, और गणेशपुर 1171 मीटर पर है। और एक और है जमीरा, जो 1142 मीटर ऊंची है। बिल्कुल, और यहाँ से नव भूगोल एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कैसे? जब कोई इस सबसे ऊंचे पाट क्षेत्र से नीचे उतरकर मध्य पठार की तरफ आता है, जहाँ रांची और हजारीबाग के इलाके हैं, तो ऊंचाई घटकर करीब 600 मीटर रह जाती है। 600 मीटर। लेकिन यहाँ जो रांची का पठार है, वो विज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही खास अजूबा है। इसे एक सबराय मैदान या एंडेमिक प्लेन कहा जाता है। सबराय मैदान, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा समतल इलाका है जहाँ कोई पहाड़ या टीले बचे ही नहीं है, सब कुछ घिसकर एकदम सपाट हो गया है। सटीक रूप से यही मतलब है। लाखों सालों की बारिश, हवा और नदियों के बहाव ने वहां मौजूद चट्टानों का पूरी तरह से अपरदन कर दिया है, उन्हें घिस दिया है। हाँ, इसलिए वो एक एकदम समतल और पुराना भूभाग बन गया है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर रांची का पठार इतना घिसकर सपाट हो चुका है, तो फिर उसी के ठीक बगल में हजारीबाग के पठार पर राज्य का सबसे ऊंचा शिखर सम्मेद शिखर, या जैसे पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं, वो कैसे खड़ी है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। हाँ, मतलब अगर हवा और पानी ने रांची को सपाट कर दिया, तो पारसनाथ की चोटी कैसे बच गई? इसका जवाब उन चट्टानों की कठोरता में छिपा है। पारसनाथ की पहाड़ी जिन चट्टानों से बनी है, वो आसपास की चट्टानों के मुकाबले कहीं ज्यादा कठोर और प्रतिरोधी हैं। अच्छा, तो जब कुदरत की ताकतें आसपास की नरम चट्टानों को घिस रही थीं, तब ये कठोर चट्टान अपनी जगह पर डटी रही? एकदम सही पकड़ा। हजारीबाग का पठार खुद दो हिस्सों में बटा है। एक ऊपरी हिस्सा जो 600 मीटर पर है और एक निचला हिस्सा जो 450 मीटर पर है। और इसी विविधता के बीच वो सर्वोच्च शिखर खड़ा है। कुदरत का अपना ही एक अलग आर्किटेक्चर है। अब रांची और हजारीबाग से और नीचे उतरें तो हम बाह्य पठार और घाटियों में आ जाते हैं। हाँ, जहां ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच होती है। दस्तावेज बताता है कि इस बाहरी घेरे में भी मौसम और जमीन का एक बहुत ही अनोखा खेल चलता है, जैसे चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। ये मैदान चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसी भौगोलिक रुकावट की वजह से ये राज्य का सबसे कम बारिश वाला इलाका बन जाता है, क्योंकि पहाड़ बारिश वाले बादलों को अंदर आने ही नहीं देते। बिल्कुल, इसे हम रेन शैडो इफेक्ट या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और घाटियों की बात करें तो दामोदर बराकर घाटी को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, ये करीब 300 मीटर गहरी एक बहुत बड़ी दरार या खाई की तरह है, जो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देती है। और पूरब की तरफ राजमहल की उच्च भूमि है, जिसे गंगा नदी ने अपने साथ लाए जलोढ़ निक्षेपों से बनाया है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरे 3D स्ट्रक्चर को दिमाग में विजुलाइज करें तो हमें ऊंचे पाट, सपाट मैदान, गहरी खाइयां और सीढ़ीनुमा पठार दिखेंगे, एकदम साफ। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सीधे तौर पर एक चीज को कंट्रोल करता है, और वो है पानी का बहाव, क्योंकि पानी हमेशा हर हाल में ढलान खोजता है। पानी और ढलान का ये रिश्ता ही तो यहाँ की जल प्रणाली या हाइड्रोलॉजी का आधार है। जो 5 मुख्य अपवाह प्रणालियां या ड्रेनेज सिस्टम है, वो इन्हीं पठारों की ढलानों के हिसाब से अपनी दिशा तय करते हैं। दस्तावेज के अनुसार उत्तरी प्रणाली में पुनपुन और फल्गु नदियां हैं, जो उत्तर की तरफ बहती हैं। उत्तर पश्चिमी हिस्से में उत्तरी कोयल नदी है, और पूर्वी हिस्से में दामोदर नदी अपना रास्ता बनाती है। दक्षिण पूर्व में स्वर्णरेखा नदी बहती है, और एकदम दक्षिण की तरफ दक्षिणी कोयल और शंख नदियां जाती हैं। ये नदियां इन पठारों के बीच से ऐसे बहती हैं जैसे किसी विशाल 3D मॉडल में पानी की नसें बिछी हों। और जब ये नदियां इन सीढ़ीनुमा पठारों से होकर गुजरती हैं, तो हमें वो चीज देखने को मिलती है जिसके लिए ये जगह बहुत मशहूर है, शानदार जलप्रपात या झरने। हाँ, जलप्रपातों की भूमि। बिल्कुल, झारखंड को तो झरनों का राज्य ही कहा जाता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि हर नदी तो झरने नहीं बनाती, तो यहाँ इतने सारे और इतने बड़े बड़े झरने एक साथ क्यों हैं? इसका सीधा कनेक्शन हमारे उसी लेयर केक वाले स्ट्रक्चर से है। कल्पना कीजिए कि एक नदी एक समतल पठार पर बड़े आराम से बह रही है। लेकिन क्योंकि ये इलाका सीढ़ीनुमा है, तो अचानक से उस पठार का किनारा आ जाता है और एक खड़ी ढाल या चट्टान शुरू हो जाती है। ओके। पानी बिना किसी चेतावनी के उस खड़ी ढाल से नीचे गिरता है। भूगोल की भाषा में इस अचानक आने वाली ढलान को
निड पॉइंट या निक पॉइंट कहा जाता है। निड पॉइंट, ये टर्म बहुत ही विजुअल है। मतलब जहां जमीन की सीढ़ी खत्म हुई वहां पानी ने छलांग लगा दी और एक खूबसूरत झरने का जन्म हो गया। ये वाकई कमाल है ना? और नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती, वो ऊपर की चट्टानों और खनिजों को घिसकर अपने साथ लाती हैं, जो अंततः मिट्टी का रूप ले लेती हैं। यहाँ की मिट्टी की प्रोफाइल भी इसी 3D स्ट्रक्चर का नतीजा है। मिट्टी की 3D प्रोफाइल, अगर हम इसकी बात करें तो साहिबगंज और पाखुड़ के इलाके में हमें जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल मिलती है, जो सबसे नवीन और उपजाऊ होती है। हाँ, भंगर और खादर के रूप में। ये धान और गेहूं की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ दस्तावेज में एक ऐसी चीज है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एक तरह का आहा मोमेंट था मेरे लिए। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। वो है अभ्रक मूलक मिट्टी, माइका रिच सॉइल। हाँ, वो इस क्षेत्र की सबसे अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताओं में से एक है। यह मिट्टी कोडरमा, झुमरी तिलैया और हजारीबाग के इलाकों में पाई जाती है और ये किसी प्राकृतिक मूड रिंग की तरह काम करती है। मूड रिंग बिल्कुल सही उपमा है। जब ये मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है तो इसका रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है या इसमें नमी आती है तो ये जादुई तरीके से पीले रंग में बदल जाती है। रंग बदल लेती है। रंगों का ये शिफ्ट होना, मतलब ऐसा लगता है जैसे जमीन मौसम के हिसाब से अपने कपड़े बदल रही हो। ये असल में प्रकृति का अपना रसायन विज्ञान है। उस मिट्टी में अभ्रक और दूसरे खनिजों की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि जब वे पानी के संपर्क में आते हैं तो उनका रासायनिक स्वरूप बदलता है और वो रोशनी को अलग तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे रंग पीला हो जाता है। बिल्कुल। और यही अनोखी मिट्टी, ये चट्टानें और निड पॉइंट से गिरती नदियां मिलकर हमारे 3D मॉडल की सबसे ऊपरी परत की नींव रखते हैं, यानी हमारा जैव मंडल या बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, जहां जिंदगी पनपती है। और अगर हम जंगलों की बात करें तो इस राज्य का नाम ही जंगलों से जुड़ा है। झार और खंड, करीब 30% हिस्सा वनों से ढका हुआ है। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। अगर हम इसे देश के राष्ट्रीय औसत से कंपेयर करें, जो कि सिर्फ 21% के आसपास है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि पर्यावरण के हिसाब से जो एक आदर्श बेंचमार्क माना जाता है 33.33%, ये उसके भी बहुत करीब है। ये 30% वन क्षेत्र कोई साधारण बात नहीं है। ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का फेफड़ा है। अगर हम इस बड़ी तस्वीर को थोड़ा और बारीकी से देखें तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जंगल पलामू जिले में है। पलामू करीब 3550 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन अगर हम घनत्व या प्रतिशत की बात करें कि किसी जिले की कुल जमीन का कितना बड़ा हिस्सा जंगल है, तो कोडरमा सबसे आगे है। हाँ, दस्तावेज के अनुसार कोडरमा का 62.04% हिस्सा सिर्फ जंगलों से ढका है। और चतरा भी पीछे नहीं है। वहां भी आधे से ज्यादा इलाका यानी करीब 52.50% जंगल है। और इन जंगलों को बहुत ही संजीदगी से मैनेज भी किया गया है। फॉरेस्ट कैटेगरीज का डेटा बताता है कि इन जंगलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षित वनों या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है, लगभग 81.27%। भारी मात्रा है। और आरक्षित वनों या रिजर्व्ड फॉरेस्ट का हिस्सा 18.58% है, और जो अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड जंगल है वो 0.14% है। इस तरह के कड़े वर्गीकरण का सीधा मतलब यह है कि वहां के प्रशासन ने इस बात को समझा है कि इन जंगलों को बचाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ के जंगलों का जो एक तरह से सिग्नेचर ट्री है वो है साल का पेड़। साल यहाँ का राजकीय वृक्ष भी है। हाँ, साल का पेड़ बहुत अहम है यहाँ के लिए। ये इमारती लकड़ी के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इससे निकलने वाले खुजरी तेल का स्थानीय लोगों की जिंदगी में बहुत महत्व है। और जब हम जंगलों की अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ के गौण वन उत्पाद या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये किसी भी आधुनिक इंडस्ट्री को टक्कर दे सकता है। सच में, अक्सर हम अर्थव्यवस्था को सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा इंजन ये जंगल हैं। बिल्कुल, ये आंकड़ा सच में होश उड़ाने वाला है। पूरे भारत में जितना भी लाह या लैक का उत्पादन होता है उसका 50% यानी सीधा आधा हिस्सा सिर्फ इसी एक राज्य से आता है। 50% बहुत बड़ा नंबर है। और तसर रेशम के मामले में तो ये और भी आगे है। देश का 60% तसर रेशम इन्हीं जंगलों से पैदा होता है। मतलब ये सिर्फ हरियाली नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो पेड़ों की डालियों पर पल रही है। और ये अर्थव्यवस्था
इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि इंसान और प्रकृति एक साथ मिलकर कैसे विकास कर सकते हैं। लेकिन ये जंगल सिर्फ इंसानों या अर्थव्यवस्था का ही घर नहीं है, ये इस 3D ब्लूप्रिंट के सबसे अहम निवासियों का भी घर है, वन्यजीव। वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य सामने आया जिसने मुझे टाइम ट्रैवल करा दिया। हम आज के समय में बाघों को बचाने और उनकी गिनती करने की बहुत बातें करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि दुनिया में बाघों की सबसे पहली गणना यानी फर्स्ट टाइगर सेंसस कहाँ हुआ था। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये 1932 में हुआ था। 1932 मतलब दूसरे विश्व युद्ध से भी काफी पहले, और ये हुआ था लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में। ये बात सच में बहुत कम लोग जानते हैं। उस दौर में जब दुनिया कंजर्वेशन या संरक्षण जैसे शब्दों से ठीक से वाकिफ भी नहीं थी, तब यहाँ बाघों की वैज्ञानिक तरीके से गिनती की जा रही थी। और उसी बेतला पार्क में 1973 से लगातार टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता को सहेजने की एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा रही है। बिल्कुल। और बात सिर्फ बाघों तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य है, जैसे पलामू और हजारीबाग के अभयारण्य। और एक जो सबसे खास है वो है महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य। हाँ, भारत में भेड़ियों के लिए इस तरह का समर्पित और विशेष संरक्षित क्षेत्र होना बहुत ही दुर्लभ है। और हाथियों की तो ये एक तरह से राजधानी है। बिल्कुल। 2001 में जब प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ तो देश का सबसे पहला गज आरक्ष्य या एलिफेंट रिजर्व दालमा अभयारण्य में ही बनाया गया था। हाथी एक कीस्टोन प्रजाति है, यानी अगर हाथी सुरक्षित हैं तो पूरा जंगल अपने आप सुरक्षित और संतुलित रहता है। इसके अलावा यहाँ प्रवासी पक्षियों के लिए साहिबगंज का उधवा झील पक्षी विहार है, जहाँ सर्दियां आते ही हजारों मील दूर से पक्षी आते हैं। और साहिबगंज में ही राजमहल जीवाश्म उद्यान या फॉसिल्स पार्क भी है, जो हमारे उस 3D लेयर केक के सबसे पुराने बेसमेंट वाले हिस्से को आज भी सहेजे हुए है। वहाँ करोड़ों साल पुराने रहस्य आज भी पत्थरों में कैद हैं। और अगर हम आधुनिक संरक्षण की बात करें तो रांची के पास ओरमांझी में 1954 से स्थापित बिरसा जैविक उद्यान भी है, जो वनस्पति और जीवों की एक शानदार विविधता समेटे हुए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और उन अरबों साल पुरानी आर्कियन चट्टानों से लेकर आज के तसर रेशम और हाथियों के झुंड तक एक साथ जोड़कर देखें, तो हमारे सामने क्या सार उभरता है। तस्वीर बहुत साफ है। आज हमने इस दस्तावेज के जरिए जो समझा वो यह है कि झारखंड सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों या सीमाओं का नाम नहीं है। ये एक परिपूर्ण, जटिल और समृद्ध त्रिआयामी पारिस्थितिकी तंत्र है। बिल्कुल। यहाँ की प्राचीन भूगर्भिक नींव और सीढ़ीनुमा पठारों ने मिलकर ही इन अनूठे जलमार्गों, उपजाऊ मिट्टी और घने जैव मंडल का निर्माण किया है। अगर वो प्राचीन चट्टानें इतनी कठोर न होती तो शायद वो नीड पॉइंट्स कभी नहीं बनते। और अगर नीड पॉइंट्स ना होते तो वो शानदार जलप्रपात ना होते। उन नदियों के बिना वो उपजाऊ और जादुई मिट्टी न होती, और उस मिट्टी के बिना न तो ये घने साल के जंगल होते और न ही यहाँ दुनिया की पहली बाघ गणना हो पाती। इस लेयर केक की हर परत दूसरी परत को जीवन दे रही है। सब कुछ एक मास्टर प्लान का हिस्सा लगता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए गहरा सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। आज हमने देखा कि कैसे लाखों साल पुरानी चट्टानों और नीड पॉइंट्स ने आज की अर्थव्यवस्था, जंगलों और झीलों का रूप तय किया है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर बना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखल के इस दौर में प्रकृति द्वारा बनाया गया ये बेहतरीन 3D ब्लूप्रिंट भविष्य में खुद को कैसे ढालेगा। क्या हम इस बहुमूल्य आधारा परत को बचा पाएंगे? ये सवाल सच में अंदर तक झकझोर देता है। लाखों सालों का काम कुछ दशकों में चुनौती का सामना कर रहा है। ये संतुलन बहुत नाजुक है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे सहेजते हैं। खैर, आज की इस विस्तृत 3D यात्रा में बस इतना ही। बहुत ही शानदार चर्चा रही। भूगोल की गहराई और उसकी परतों को समझने का ये सफर हम आगे भी जारी रखेंगे। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।